So BCom Computer Application 6th semester, first subject research methodology and project report. तो फर्स्ट आंसर इसका व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च। मतलब क्या है इसका रिसर्च का और इसके कितने टाइप्स रहते हैं रिसर्च का बोला। मतलब रिसर्च जो है सो एक सिस्टमैटिक थिंग है, एक इन्वेस्टिगेशन है। आप वो चीज़ के बारे में जानकारी करना, उस नए चीज़ें मालूम करना वो चीज़ के बारे में, या कुछ प्रॉब्लम्स है तो सॉल्व करना है या उसके ऊपर टेस्ट करने को रिसर्च बोलते हैं। और इसका डेफिनेशन में ये है कि रिसर्च हमेशा एक डीपली वो चीज़ के बारे में स्टडी करता, उसके प्रॉब्लम्स हो या कंसर्न्स हो या जो भी इशू उन्हें साइंटिफिक मेथड में फेस कर रहा हो, इसमें जैसा इन्वॉल्व रहता है डेटा को कलेक्ट करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना और ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च के अंदर यहाँ पे पहला है डिस्क्रिएटिव रिसर्च। डिस्क्रिएटिव रिसर्च के अंदर इन्हें ये टारगेट करता है कि पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और फिनोमिनन क्या है, उसमें पॉपुलेशन को इन्हें टारगेट करता और फोकस करता क्या है, क्यों है, कई को ऐसा वो फूड। एग्जाम्पल के तौर पे सर्वेस हो गया, केस स्टडीज हो गया। नेक्स्ट है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसके अंदर इन्हें जो भी प्रॉब्लम्स है वो क्लियरली क्यों डिफाइन नहीं हो रहे उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करता। इससे अपने को आसानी ये होती चीज़ को क्या उसके अंदर प्रॉब्लम्स फेस हो रहे वो समझने के लिए अपने को आसानी होती है इसके अंदर। एग्जाम्पल के लिए पॉयलट स्टडीज हो गया, लिटरेचर रिव्यूज हो गया। फिर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, इन्हें क्या करता है ढूंढते रहता है जो भी रिलेशन है वेरिएबल्स के बीच में और फोकस करता है कि क्यों ये चीज़ें हो रही। एग्जाम्पल के तौर पे एक्सपेरिमेंट्स हो गया, कैजुअल स्टडीज हो गया। फिर अप्लाइड रिसर्च के अंदर इन्हें फोकस करता प्रैक्टिकल जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसके वास्ते फोकस करता है और एम ये रहता है कि रियल के जो वर्ल्ड प्रैक्टिकल जो वर्ल्ड में हो रहा सिचुएशन वो हिसाब। जो एग्जांपल के लिए मार्केट रिसर्च आ जाता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इसके अंदर। नेक्स्ट है बेसिक रिसर्च और प्योर रिसर्च भी बोलते हैं इन्हें, जो है सो अपनी नॉलेज पे एक्सपैंड करते हुए रिसर्च करता है और फोकस करता है फंडामेंटल जो भी प्रिंसिपल्स रहते हैं उनके थियोरीज के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हो गया, लैब रिसर्च हो गया, वो उसके लिए फोकस करता। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर इन्हें एक्सप्लोर करता कि जो भी नंबर बिना नंबर के डेटा रहते हैं उसके ऊपर इन्हें फोकस करता, जैसा इंटरव्यूज हो गया, फोकस ग्रुप्स हो गया। फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर इन्हें नंबर्स के डेटा के ऊपर फोकस करता, जैसा कि सर्विस हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिसर्च प्रोसेस, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस एक सिस्टमैटिक एरिया है जो स्टेप बाय स्टेप्स को फॉलो करते हुए वो प्रोसेस या प्रॉब्लम जो भी है आ रही उसको फाइंड आउट करता। इसमें लॉजिकली थिंग्स है। मैं आपको साइड हेडिंग जल्दी बोल देता हूँ और ईजी है, खाली साइड हेडिंग पढ़ लिया तो समझ में आ जाता। पहला है आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। हम क्यों ये आइडेंटिफाई क्यों कर रहे हैं, हम रिसर्च क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर वो इन्वेस्टिगेट करते हैं आप। फिर नेक्स्ट है रिव्यू द लेक्चर लिटरेचर। रिव्यू द लिटरेचर के अंदर आप जो भी पुरानी रिसर्च हुई सो है उसको देखते हुए उससे अंडरस्टैंड करते, जो भी नॉलेज अगर देख रहे हैं उसका डाटा पुराने भी ये लोग एक्सपेरिमेंट करे, ये है रिसर्च। फिर थर्ड है फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन। इसके अंदर आप क्या करते हैं, हाइपोथेसिस एक क्रिएट करते कि ऐसा हो सकता है क्या या ऐसा होगा क्या बोल के, और क्वेश्चंस उसके ऊपर करते। फिर नेक्स्ट है डेवलप्ड रिसर्च डिजाइन। इसके अंदर आप एक डिजाइन या प्लान क्रिएट करते हो चीज पर्टिकुलर उसके बारे में, जिसके अंदर सैम्पलिंग टेक्निक्स हो जाता है या फिर डेटा कलेक्शन प्रोसेस। फिर फिफ्थ है कि आप डेटा को कलेक्ट करते सर्वेस के तौर पे या इंटरव्यूज के तौर पे या एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आप वो डेटा को कलेक्ट करते। फिर नेक्स्ट है एनालाइज डेटा। एनालाइज डेटा के अंदर जो भी आप डेटा कलेक्ट करें उसको एनालाइज करते हैं, क्या रिजल्ट्स निकल के आ रहे, क्या पैटर्न्स निकल के आ रहे मालूम होता। फिर नेक्स्ट है इंटरप्रेट एंड रिपोर्ट फाइंडिंग। इसके अंदर आप कंक्लूजन जो भी आपका डाटा आप कलेक्ट करें उससे क्या निकल के आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा, क्या हो सकता है, वो आप रिपोर्ट फाइंड आउट करते, रिपोर्ट बना के देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नीड्स ऑफ फॉर रिसर्च। रिसर्च के क्यों जरूरत है रिसर्च। फर्स्ट है एक्सपेंडिंग नॉलेज। तो जो भी अपन रिसर्च करते हैं उससे अपनी नॉलेज अच्छी तरीके से वो चीज़ के बारे में मालूमात होती है उससे। नेक्स्ट है सॉल्विंग प्रॉब्लम। सॉल्विंग प्रॉब्लम के अंदर जो भी आप एविडेंस ढूंढते, हेल्थ केयर हो या बिजनेस हो, तो आप उससे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। पहले भी ऐसा हुआ था, इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें, यहाँ पे भी कर सकते हो। फिर इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। इससे क्या होता है, अच्छे डिसीजन मेक्स कर सकते हैं आप, जिससे आपको हेल्प होती। नेक्स्ट है डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट डिजाइंस, न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इससे आप और अच्छे तरीके से जो भी रिसर्च करे हुए रहते
उससे आप जो है सो नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, नए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सर्विस बना सकते हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग फिनोमिना के अंदर आप रिलेशनशिप जो भी है, कॉम्प्लेक्स अगर कोई सी भी चीज़ है, हार्ड थिंग्स, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको जल्द से जल्द मालूमात करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर प्रेडिक्टिंग फ्यूचर आउटकम, तो फ्यूचर में अगर क्या हो सकता अगर हम ये रिसर्च से फॉलो करते रहे तो बोल के वो भी मालूम होता। फिर नेक्स्ट है टेस्टिंग और वैलिडेटिंग एग्जिस्टिंग थियोरी। फिर इससे आप क्या करते हैं, पुराने जो भी टेस्ट है, मतलब पुराने जो रिसर्च हुए हुए उसको भी आप टेस्ट करके रिवीजन ले सकते हो उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ मैथमेटिकल टूल्स फॉर एनालिसिस रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी एक एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क है जहाँ पे रिसर्च के लिए ना इस्तेमाल होता। यहाँ पे बहुत सारे नए नए प्रोसीजर्स टेक्निक्स को यूज़ करता है इन्हें, ताकि जो भी इसके पास डेटा है उसको कलेक्ट करके एनालाइज करने के लिए। यहाँ पे अपन देखेंगे कैसा उन्हें अप्रोच करता है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज है इसके। तो इस पहला है मैथमेटिकल टूल इसका, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ये टूल क्या करता है, डेटा को समराइज करता, मतलब डिस्क्राइब क्या है डेटा वो मालूम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मीन से एवरेज हो गया, मीडियन से मिडिल वैल्यू हो गई, मोड से मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो बार बार आते रह रहा। फिर स्टैंडर्ड डिविएशन से डाटा को फैलाता है, स्प्रेड करता। फिर वेरिएंसेस मतलब डिफरेंट डिफरेंट, और परसेंटेज का तो परसेंटेज है। फिर इन्फेरनल्टियल इन्फेरियल स्टैटिस्टिक्स, ये टूल क्या करता है, रिसर्चर को अलाउ करता है कि उनके इंटरफेरेंस जो भी है उससे एक कंक्लूजन निकालो, मतलब एक फाइनल क्या कॉल लेना चाह रहे हैं आप, पॉपुलेशन बेस्ड का सैंपल का क्या है वो। जैसा कि एग्जांपल के मैं टी टेस्ट इन्हें कंपेयर करता, एनोवा एनोवा जो है सो कंपेयर करता मीनिंग को, मल्टीपल ग्रुप्स को इन्हें कंपेयर करता। फिर ची स्क्वायर टेस्ट के अंदर इन्हें एनालाइज करता कैटेगरीज को, डेटा को। फिर रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर इन्हें दोनों डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में जो है सो रिलेशनशिप क्या है वो निकाल के देता आपको। फिर कोरिलेशन एनालिसिस के अंदर इन्हें मेजर करता है कि जो भी स्ट्रेंथ क्या है, रिलेशनशिप क्या है दो वेरिएबल्स। फिर रेग्रेशन एनालिसिस ये प्रेडिक्ट करता कि वैल्यू क्या हो सकती है, डिपेंड उनकी एक से ज्यादा की इंडिपेंडेंट वेरिएबल की क्या वैल्यू हो सकती, जैसा कि लीनियर रिग्रेशन जो है सो उसमें कॉमन रहता। फिर कोरिलेशन जो है सो स्ट्रेंथ मेजर करता है लीनियर रिलेशनशिप्स में और दो वेरिएबल्स बीच में, कि उनकी स्ट्रेंथ और उनका डायरेक्शन क्या है वो। फिर प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इन्हें यूज करता है लाइक्लीहुड्स ऑफ इवेंट्स को, जिससे क्या होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, जो भी डेटा बट रहा है उसके बारे में मालूम होता है। एग्जाम्पल पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर नेक्स्ट है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर इन्हें एनालाइज डेटा को कलेक्ट करता है, टाइम टू टाइम इन्हें डेटा को कलेक्ट करता है, उसके बारे में रिसर्च भी करते रहता। फिर नेक्स्ट है हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, इससे क्या होता है आपको ट्रेंड्स और पैटर्न जो है सो समझ में आता है उससे। नेक्स्ट आंसर है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ बोल रहा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर इन्हें फोकस करता कॉम्प्लेक्स और समझने के लिए कॉम्प्लेक्स चीज़ों को जो कि नंबर्स में न रहते, जैसा कि वर्ड्स हो गया, इमेजेस हो गया, ऑब्जर्वेशन, जहाँ नंबर की चीज़ नहीं आती वहाँ इन्हें फोकस करता। क्वांटिटेटिव रिसर्च में इन्हें क्या करता, नंबर के डेटा को फोकस करता, जिससे आइडेंटिफाई पैटर्न्स हो गया, रिलेशनशिप्स हो गया, ट्रेंड्स क्या चल रहे वो। इन्हें इसका एम ये रहता है कि इन्हें हाइपोथेसिस को इस्टेब्लिश करते हुए और क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं रिलेशनशिप्स के उसमें वो फोकस करता। ओवरऑल देखा गया तो क्वालिटेटिव जो है सो चीज़ों पे फोकस करता, और क्वांटिटेटिव देखे तो नंबर्स, जो भी नंबर्स गेम रहता है उस पर फोकस करता। फिर इसके डिफरेंसेस क्या है, डेटा टाइप में जो है सो इन्हें नॉन रेप्लिकल है, मतलब क्वालिटेटिव। नॉन रेप्लिकल मतलब उन्हें नंबर्स पे नहीं देखता, वर्ड्स हो गया, इमेजेस, ऑब्जर्वेशन, ऐसी चीज़ों। क्वांटिटेटिव के अंदर इन्हें नंबरिकल, नंबर्स या स्टैटिस्टिक्स पे देखता। इसका पर्पस क्या है, क्वालिटेटिव का है कि उन्हें एक्सप्लोर करो, ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढो, समझो, चीज़ों को इंटरप्रेट करो। फिर क्वांटिटेटिव के अंदर इन्हें मेजर करना, मापना, टेस्ट लेना, उसको प्रेडिक्ट करना, अंदाज़ा करना, वो है। फिर मेथड्स के अंदर क्वालिटेटिव जो इंटरव्यूज लेता या फोकस ग्रुप्स या केस स्टडीज हो गया, एथनोग्राफी हो गया, उस पर काम करता। क्वांटिटेटिव जैसा कि सर्वेस लेता, उन्हें एक्सपेरिमेंट्स करता, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लेता। फिर नेक्स्ट सैंपल साइज, क्वालिटेटिव जो है सो छोटा, स्मॉल, नए रिप्रेजेंट करता, सो सैंपल साइज लेता।
क्वालिटेटिव लार्ज, क्वांटिटेटिव जो है सो लार्ज और रिप्रेजेंटेटिव के उस पर फोकस करता। फिर एनालिस्ट के अंदर क्वालिटेटिव थमेटिक एनालिसिस करता और कंटेंट एनालिसिस करता, और क्वांटिटेटिव जो है सो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करता, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करता है। इसका फोकस क्या है? फोकस इन्हें इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करना चाहता एक्सपीरियंस की क्वालिटेटिव, और क्वांटिटेटिव जो है सो यहाँ जनरलाइज फाइंडिंग करता, ढूंढता पहले, और स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप्स क्या है वो बोलता हूँ। नेचर ऑफ रियलिटी के अंदर क्वालिटेटिव जो है सो मल्टीपल रियलिटीज और सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करता, और क्वांटिटेटिव जो है सो सिंगल रियलिटी और ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बात करता। एक आंसर स्किप करा मैं, जनरल है वो, पूरे आंसर उनको ऑफर का इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मेजरमेंट एंड स्केलिंग, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेजरमेंट एंड स्केलिंग, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केल्स। मेजरमेंट क्या है? इन्हें नंबर्स को जो भी है या जो भी कैरेक्टर्स है, सिंबल्स को, ऑब्जेक्ट्स हो या इवेंट को, स्पेसिफिक रूल के अंदर इन्हें मेजर करता, मापता, नंबर्स को देखता है। स्केलिंग क्या है? स्केलिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे इन्हें ऑब्जेक्ट्स को या इवेंट्स कहाँ हैं, कहाँ चीज पे, वो देखता बिना नंबर के। सेम है मेजरमेंट जैसा, नंबर्स को देखता, इन्हें नहीं देखता। इसका स्टेट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या है मेजरमेंट और स्केलिंग का? इन्हें क्या करता? क्वांटिफाई करता और रिप्रेजेंट करता जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स रह रहे इवेंट्स के उसको, और इन्हें प्रोवाइड करता, कंपेयर करता दोनों को, एनालाइज करता डेटा को, और इन्हें क्या करता? उसको और अच्छी तरीके से डीपली जो है सो वो चीज़ के बारे में सोचता, रिसर्च करता, और इन्हें यूज़ करता। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, और इन्हें क्रिएट करता, एक वैलिड गेट ऑफ डेटा का जो है सो क्रिएट करता है। फिर एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलिंग के अंदर आता, पहला है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल के अंदर इन्हें डेटा को क्लासिफाई करता है कैटेगरीज के अंदर, जहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं रहता, मतलब लाइन वाइज ऐसा। प्रॉपर्टीज के अंदर इन्हें क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल के लिए जेंडर, मेल या फीमेल या कलर्स ऐसा। फिर ऑर्डिनल स्केल्स के अंदर इन्हें रैंक करता ऑर्डर्स को जो कि डिफरे नॉट इक्वल रहते, क्लासिफिकेशन हो गया ऑर्डिकल, मतलब जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे रेटिंग स्केल पे कैसा, वेरी गुड, गुड, फेयर ऐसा रहता रेटिंग। फिर इंटरवल स्केल के अंदर इन्हें स्केल्स को जो भी बिटवीन वैल्यूज रहती, नो जीरो से जीरो को उसको क्लासीफाई करता प्रॉपर्टीज के अंदर, जैसा कि क्लासिफिकेशन हो गया ऑर्डर का, इक्वल इंटरवल्स का। एग्जांपल के वास्ते टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस क्या है, फ्रेडरेंट क्या है। फिर रेशियो स्केल के अंदर इन्हें जो है सो डेटा को इक्वली देखता 0 पॉइंट से, और रेशियोज को कंपेयर करने अलाउ करता। एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, और जो से इक्वल इंटरवल्स रहते हैं और ट्रू जीरो रहता। एग्जाम्पल के तौर पे हाइट हो गया, वेट हो गया, या इनकम हो गया। नेक्स्ट है डिफाइन एटीट्यूड्स एंड इट्स कंपोनेंट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ वेरियस एटीट्यूडनल स्केल्स यूज्ड इन रिसर्च विद रिलेवेंट एग्जांपल फॉर ईच। तो पहला है डिफाइन एटीट्यूड एंड इट्स कंपोनेंट। तो डिफाइन एटीट्यूड, एटीट्यूड जो है सो एक लर्न रहता जो कि डिस्पोजिशन से आप उसके ऊपर देखते, जहाँ पे फेवरेबल रहता हो नहीं या अनफेवरेबल रहता, मतलब एग्री भी रह सकता, डिसएग्री भी रह सकता, वेदर वो ऑब्जेक्ट्स हो, पर्सन हो या सिचुएशन हो। कंपोनेंट्स के अंदर जो है सो कॉग्निटिव कंपोनेंट्स, कॉग्निटिव कंपोनेंट्स के अंदर जो भी बिलीव्स रहते या नॉलेज रहते, वो एटीट्यूड्स को लेते हुए या फिर ऑब्जेक्ट्स को लेते हुए रहता। फिर अफेक्टिव कंपोनेंट के अंदर जो भी फीलिंग्स है या इमोशंस है उसके ऊपर जुड़े हुए, वो पर्टिकुलर चीज के ऊपर वो रहता। फिर नेक्स्ट है बिहेवियरल कंपोनेंट के अंदर इन्हें जो है सो एक्ट करता है वो हिसाब से, वो एटीट्यूड से वो पर्टिकुलर चीज को या ऑब्जेक्ट्स को लेते हुए। एक्सप्लेन ब्रीफ वेरियस एटीट्यूडनल स्केल यूज्ड इन रिसर्च विद रिलेवेंट एग्जांपल फॉर ईच। तो पहला है यहाँ पे लिकट स्केल। लिकट स्केल जो है सो यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स आते हैं उसको इन्हें एक लेवल ऑफ एग्रीमेंट से जो है सो एग्री है या डिसएग्री है सीरीज बता के देता है। एग्जाम्पल के तौर पे आई एंजॉय शॉपिंग ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन से शॉपिंग करने को आपको अच्छा दिखाया नहीं, तो इन्हें 1 to 5 देता आपको कि स्ट्रांगली एग्री है क्या, फिर एग्री है क्या, फिर न्यूट्रल है क्या, फिर डिसएग्री है क्या, फिर स्ट्रांगली डिसएग्री, ऐसा 5 ऑप्शन देता, मतलब आपके हिसाब से जो अच्छा दिखा वो। फिर नेक्स्ट है सिस्टमैटिक डिफरेंशियल स्केल। इन्हें जो भी रिस्पॉन्स आते हैं एटीट्यूड को, इन्हें क्या करता है एडजेक्टिव पेयर्स बनाते हुए बता के देता है आपको, मतलब एक जोड़ी बना के देता है। एग्जाम्पल के तौर पे रेटिंग अ ब्रांड मॉडर्न है या ओल्ड फैशन्ड है, तो एक 1/2 ऑप्शंस रहते हैं आपके पास। फिर थंडरस्कोल स्केल्स,
अंडरस्टोन स्केल के अंदर जो भी रिस्पॉन्स आते हैं यहाँ पे, इन्हें क्या करता है, उसको एक प्री डिटरमाइंड स्केल वैल्यू के साथ आपको देता। जैसा कि जो भी स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे आ रहे, तो उसके जो है सो नंबरिकल वैल्यूज रहते, जो भी मतलब को, अब आप 10 जने देखे तो 10 जने थोड़े फेवरेबल आपसे एग्री करते, थोड़े एग्री नहीं करते, तो ऐसा देखता है इंजन। फिर गुटमन स्केल के अंदर जो है सो इन्हें हायरार्चिकल ऑर्डर के हिसाब से एग्रीमेंट जो भी हायर लेवल का है उसको इम्प्लाइज करते हुए जो है सो लोअर लेवल आइटम्स के बारे में देखता। जैसा कि अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर स्मार्टफोन ओन करना हो गया, या फिर कौन से ऐप यूज़ करते हो गया, या फिर ऑनलाइन परचेसेस कौन से यूज़ करते, वो हो गया। Next question, explain the term population sample and its type. Explain sample sampling with its needs and benefits. पॉपुलेशन के अंदर पॉपुलेशन क्या है, एंटायरली ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रहता है, ताकि ऑब्जेक्ट्स हो या इवेंट्स हो या इंटरेस्ट किसी भी चीज़ पे, रिसर्च स्टडी पे रहता। सैंपल के तौर पे सैंपल जो है जो भी पॉपुलेशन है उसका एक छोटा सा हिस्सा रहता जो कि स्टडी के लिए इस्तेमाल होता। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग के अंदर पहला है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसको रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर हर जने के पास यहाँ इक्वल मौका रहता है कि उन्हें उसमें सेलेक्ट हो सके। फिर स्टैटिस्टिफाइड सैम्पलिंग के अंदर यहाँ पे पॉपुलेशन को एक छोटे छोटे ग्रुप्स में अपन डिवाइड करते और रैंडमली सैंपल लेते एक के जनों। फिर क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर जो है पॉपुलेशन को हम डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर में डिवाइड करते और वो क्लस्टर को सेलेक्ट करते सैम्पलिंग के वास्ते। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के अंदर हम जो है एक सिस्टम के तौर पे फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ ऐसे लोगों को सेलेक्ट करते हैं सैम्पलिंग लिए। फिर नेक्स्ट है बी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर जो है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, हम सेलेक्ट करते रेडी अवेलेबल जो भी पार्टिसिपेंट्स रहते हैं उनको सेलेक्ट करते। और जजमेंट सैम्पलिंग के अंदर सेलेक्ट करते पार्टिसिपेंट को उनके रिसर्चर जो भी है उसके जजमेंट के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं, अगर जो भी जज उन्हें बोल रहा। फिर क्वाटा सैम्पलिंग के अंदर हम एक पर्टिकुलर कोटे में से जो है कोटा में से उसमें से लेते तो सैंपल को, जैसा कि वुमन कोठा हो गया या फिर ट्राइब्स कोठा हो गया, तो उसमें से एक सेलेक्ट कर। फिर स्नोबॉल सैम्पलिंग के अंदर यहाँ पे पार्टिसिपेंट को जो है दूसरे पार्टिसिपेंट्स के उसके मिलाते हुए जो है सैंपल लेते अपन। सैम्पलिंग्स की ज़रूरत क्यों है और इसके बेनिफिट्स क्या है वो देखेंगे। सैम्पलिंग जो है जैसा बोला एक छोटा सेट है और इसकी ज़रूरत इसलिए है कि इन्हें जो है अपने को बताता कि क्या पॉपुलेशन चाह रही है अपने से, क्या पॉपुलेशन का व्यू है, ओपिनियन है। इससे क्या होता है, टाइम बचता, रिसोर्सेज बचते, और जो है इन्हें कभी बहुत बार जो है सही बताता क्या होना है, क्या चाह रही अपने से पॉपुलेशन। फिर बेनिफिट्स क्या है इसके सैम्पलिंग के, इन्हें कॉस्ट बचाता आपका डेटा कलेक्शन से, टाइम एफिशिएंट है, इन्हें टाइम भी बचाता आपको, और स्टडी करने से पूरे पॉपुलेशन से स्टडी करने से भी अब टाइम बचाता। फिर फेसिबिलिटी के अंदर इन्हें क्या करता, रिसर्च को पॉसिबल करता और लार्ज पॉपुलेशन को जो है सो इन्हें देखते रहता। फिर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के अंदर इन्हें एक पूरे सैंपल को सही सेलेक्ट करता है ताकि एक्यूरेटली उनका रिफ्लेक्ट हो पॉपुलेशन के अंदर। मैनेजिबिलिटी के अंदर इन्हें डेटा को जो है सो मैनेज करता और एनालाइज करता बहुत अच्छी तरीके से कि आगे उसका सही इस्तेमाल हो सके। वो अबव आंसर था कि वेरियस टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड, तो मैं ऊपर एक्सप्लेन कर दिया, तो उसको स्किप करके नेक्स्ट आंसर, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो यहाँ पे पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है देखेंगे। पहले इसके फीचर्स क्या है, डेटा टाइप, इन्हें क्या है इंटरवल और रेडियो कंटिन्यूस डेटा है। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर इन नॉमिनल और मतलब कैटेगरी के और रैंक के हिसाब से डेटा है। फिर इसके अजम्पशंस क्या है, डेटा यहाँ फॉलो होता है डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, जैसा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, होमोजेनियस ऑफ वेरिएसिटी हो गया। फ्यूअर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर थोड़े एजम्पशन को इन्हें क्या करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा में देखता। फिर सेंट्रल टेंडेंसी सेंसिटिविटी, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर इन्हें क्या है पैरामेट्रिक टेस्ट मीन है और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट मीडियन है। सेंसिटिविटी टू अदर आउटलाइनर्स, इन्हें क्या है सेंसिटिविटी टू अदर आउटलाइनर्स के अंदर पैरामेट्रिक टेस्ट सेंसिटिव है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लेस सेंसिटिव है। सैंपल साइज क्या है, पैरामेट्रिक टेस्ट का जनरली लार्ज सैंपल साइज होना है और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को छोटा सैंपल साइज भी चलता। एग्जाम्पल्स के तौर पे पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर टी टेस्ट हो गया, एनोवा हो गया, पेयरसन कोरिलेशन हो गया। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर ची स्क्वायर टेस्ट हो गया, मैन विट्यू टेस्ट हो गया, विल्सकॉन साइन रैंक टेस्ट हो गया, स्पेयरमैन कोरिलेशन हो गया।
पावर क्या है इसकी, पैरामेट्रिक टेस्ट की जनरली इन्हें मोर पावरफुल रहता है अजम्पशन जब इसको मिलते हैं, अंदाजे जब इसको मिलते हैं, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इन्हें जनरली हम लेस पावरफुल रहता। इसका पर्पस क्या है, पैरामीटर्स को जो भी टेस्ट करते हैं ना पॉपुलेशन के ऊपर टेस्ट करते हैं, इतना टेस्ट किस पे करते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की हाइपोथेसिस पे, और बिना कोई अजम्पशन के पॉपुलेशन पैरामीटर्स के इनला जो है सो एक्सप्लेन करते हैं। Next question, what is small sample test? Explain briefly about t-test and degrees of freedom. तो स्मॉल सैम्पल टेस्ट जो है सो स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जो यूज़ होता है सैम्पल साइज के वास्ते, और इन्हें टिपिकली स्मॉल रहता, मतलब लेस देन 30 रहता है इन्हें। ये टेस्ट कई को डिज़ाइन करते हैं कि ताकि सिचुएशन को हैंडल कर सके, लार्जर सैम्पल टेस्ट से कम सैम्पल में हम वो चीज़ को कर सके। लाइक सेंट्रल लिमिट थ्योरम हो गया जो लॉट होल्ड नहीं रहता। तो टी टेस्ट क्या है, टी टेस्ट जो है सो स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जहाँ पे अपन डिफरेंसेस को देखते हैं दो ग्रुप्स के बीच में, और इन्हें यूज रहता है कि डील्स के वास्ते, छोटे सैंपल साइज के वास्ते, और पॉपुलेशन को स्टैंडर्ड डिविएशन और अननोन के वास्ते इस्तेमाल में इन्हें यूज होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी टेस्ट के अंदर है वन सैंपल टी टेस्ट, इन्हें क्या करता, सिंगल सैंपल को टेस्ट करता, नॉन रो या फिर हाइपोथेसिस पॉपुलेशन का मीनिंग रो। फिर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के अंदर इन्हें कंपेयर करता, टू इंडिपेंडेंट ग्रुप को इन्हें कंपेयर करके देखता। फिर पेड सैंपल टी टेस्ट के अंदर इन्हें जो है सो दो रिलेटेड ग्रुप्स को बिफोर एंड आफ्टर, जैसा कि एग्जांपल पहले क्या था अब क्या है वो कंपेयर करता है। एक्सप्लेन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स के अंदर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डीएफ जो है सो यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट चीज़ों को, इंफॉर्मेशन क्या क्या है इस टेस्ट, पैरामीटर्स क्या क्या है, सिंपल टर्म्स में अगर बोला तो नंबर्स की वैल्यू कैलकुलेशन फाइनल अगर कैलकुलेट करे तो क्या आ रहा वेरीज के हिसाब से। जैसा कि टी टेस्ट जो है सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, और किसको मालूम होता, आप सैंपल साइज से आपको इसके बारे में मालूम होता। जैसा कि एग्जांपल को टी टेस्ट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू n-1, मतलब वेयर n क्या है, सैंपल साइज है यहाँ पे। फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल साइज जैसा कि टी टेफ डी एफ हो गया इज इक्वल्स टू n1 प्लस n2 माइनस n2। यहाँ पे n1 और n2 जो है सो सैंपल साइज एक एक ग्रुप के सैंपल साइज हो गया यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये इंपॉर्टेंट है, कई कोई बोलते हैं इससे शेप ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मालूम होता, और दूसरे दूसरे वैल्यूज आपको इसके बारे में मालूम होता। एक्सप्लेन एफ टेस्ट, इट्स प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। एफ टेस्ट जो है सो एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जहाँ पे हम कंपेयर करते हैं दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स को। ये जो है सो यूज़ होता है वेरिएंस, जैसा एनोवा इसमें मिनिमम यूज़ होता है, ज़्यादा सॉरी। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल जो है सो डिफरेंसेस क्या है अपने को मल्टीपल ग्रुप से मालूम होता, और यहाँ पे इन्हें चेक करता कि जो भी वेरिएशंस है ग्रुप के बीच में वो ज़्यादा है या कम है, वेरिएशंस क्या है ग्रुप। प्रॉपर्टीज, एफ टेस्ट के प्रॉपर्टीज क्या है, ये एफ डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर बेस्ड रहता है, जैसा कि डिस्ट्रीब्यूट करने में, बांटने में इन्हें ज़्यादा यूज होता, और इन्हें कंपेयर करता है वेरिएंस को, इन्हें इस्तेमाल इसलिए भी होता है कि कंपेयर करना वेरिएंस को, और इन्हें सेंसिटिव रहता नॉर्मेलिटीज को लेके, और सैंपल साइज इसका कम रहता हमेशा, और सेंसिटिव रहता और सैंपल साइज इसका हमेशा कम रहता। और एफ स्टैटिस्टिक जो है सो हमेशा नॉन नेगेटिव रहते हैं, ना नेगेटिव नहीं रहते, नॉन नेगेटिव रहते हैं हमेशा, और इन्हें एनोवा का यूज करता है, जैसा कि इन्हें एनोवा हो गया, रिग्रेशन एनालिसिस हो गया, और अनदर स्टैटिस्टिकल टेस्ट को भी इन्हें यूज करता। और इन्हें इसलिए एफ टेस्ट रिक्वायर है कि इन्हें जो सो डिस्ट्रीब्यूट करता पॉपुलेशंस को, नॉर्मली रिक्वायर्स कर डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता पॉपुलेशन। एप्लीकेशंस ऑफ एफ टेस्ट के अंदर पहला आता है एनोवा, एनालाइज ऑफ वेरिएंस। यहाँ पे इन्हें जो सो डिफरेंसेस बताता, तीन हो या तीन से ज़्यादा ग्रुप्स का इन्हें डिस्टेंसेस बनाता, जैसा कि एग्जांपल के तौर पे कंपेयर करना हो एवरेज टेस्ट को स्टूडेंट्स का डिफरेंट टीचिंग मेथड से। फिर नेक्स्ट है रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर इन्हें यूज करता है कि ओवरऑल क्या रिग्रेशन मॉडल्स है सिग्निफिकेंट। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को इन्हें बताता, जो कि रिग्रेशंस मॉडल से जो है सो प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपन डिपेंडेंट वेरिएबल है क्या नहीं, उसमें मालूम कर सकते। फिर कंपेयरिंग वेरिएंसेस। कंपेयरिंग वेरिएंसेस इन्हें दो से या दो पॉपुलेशन जो भी है वो वेरिएंसेस कंपेयर हो सक रहे या नहीं, इक्वल है क्या नहीं वो देखता। एग्जाम्पल के तौर पे प्रोडक्ट की क्वालिटी, जो दो डिफरेंट कंपनियां बना रही सेम प्रोडक्ट, उनकी क्वालिटी क्या है इनकी क्वालिटी क्या है कंपेयर करता है। नेक्स्ट है टेस्टिंग। टेस्टिंग फॉर इक्वालिटी ऑफ मल्टीपल मीनिंग। यहाँ पे इन्हें प्राइमरी यूज करता है, एफ टेस्ट को इन्हें यूज करता है।
नेक्स्ट है व्हाट इज जेड टेस्ट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। यहाँ पे जेड टेस्ट जो है स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, यहाँ पे इन्हें ये बताता है कि डिफरेंसेस क्या है सैंपल में और पॉपुलेशन, सैंपल के मतलब क्या है और पॉपुलेशन के मतलब क्या है, और या फिर दो सैंपल के बीच में पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है वो बताता। इन्हें सैंपल साइज इसका लार्ज रहता, मतलब 30 जनों से ज़्यादा रहता, और इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस पे हमेशा निर्भर रहता। और इसका प्रोसीजर क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस यूजिंग ए जेड टेस्ट। फर्स्ट है स्टेट द हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, जो स्टेटमेंट रहता है इससे कोई इफेक्ट और या कोई डिफरेंट नहीं रहता। फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1, यहाँ स्टेटमेंट पे जो है सो कॉन्ट्रैक्ट रहता, और नल हाइपोथेसिस जो है सो यहाँ पे हमेशा टेल रहता, डायरेक्शंस रहता, और टू टेल मतलब नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस रहता। फिर सेकंड है डिटरमाइन द सिग्निफिकेंस लेवल ए। यहाँ पे जो है सो प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि रिजेक्ट कर देता है इन्हें नल हाइपोथेसिस को जब इन्हें ट्रू रहता। कॉमन वैल्यूज इसकी 0.055% को गिनते और 0.011% को गिनते। फिर कैलकुलेट द जेड स्टैटिस्टिक्स के अंदर इन्हें फॉर्मूला जो जेड स्टैटिस्टिक डिपेंड करते हैं उसको यूज करता। एक सैंपल के लिए जेड टेस्ट बोलते असेंडिंग ऑर्डर 1, डिसेंडिंग ऑर्डर z इज इक्वल्स टू n, यहाँ पे इन्हें यूज करता। फिर नेक्स्ट में वेयर x इज इक्वल्स टू क्या है, सैंपल मीन हो गया, u जो है सो पॉपुलेशन मीन हो गया, और o इज इक्वल्स टू यहाँ पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, d n फिर सैंपल साइज हो गया। अगर सेकेंड देखा टू सैंपल टेस्ट के लिए बोले तो z इज इक्वल्स टू n1 o12 प्लस n2 o22। तो ये इसका फॉर्मूला है, ब्रैकेट x अंडरस्कोर 1 बाई माइनस x अंडरस्कोर 2 ब्रैकेट माइनस ओपन ब्रैकेट u1 माइनस u2 ब्रैकेट, ये इसका फॉर्मूला है। फिर डिटरमाइन द क्रिटिकल वैल्यूज, यहाँ पे सिग्निफिकेंस के लेवल के हिसाब से ये जो भी टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट रहते हैं, एक रो, वन टेल रो या टू टेल रो, इन्हें क्रिटिकल जेड वैल्यूज उसमें फाइंड आउट करता और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिविएशन टेबल के हिसाब से इन्हें चलता। फिर फिफ्थ है मेक अ डिसीजन, यहाँ पे इन्हें कंपेयर करता है जेड स्टैटिस्टिकल को क्रिटिकल जेड वैल्यूज से, जहाँ पे इन्हें कैलकुलेट करता है जेड स्टैटिस्टिकल साइज को जो कि ग्रेटर वैल्यूज को या जेड सब्जेक्ट्स को रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को। यहाँ पे जो है सो इन्हें एग्जैक्ट वैल्यू उसकी कैलकुलेट करता, जिससे क्या होता आपको इक्वल और जेड वैल्यूज उसकी मालूम होती, और इन्हें फेल हो जाता रिजेक्ट करने के लिए नल हाइपोथेसिस। फिर नेक्स्ट है ड्रॉ कंक्लूजन, इन्हें क्या फिर मेन आखिरी कंक्लूजन पे आता जो भी इन्हें रिसर्च करा, और इन्हें रिजेक्ट करता नल हाइपोथेसिस को अगर इसको सही तरीके का सबूत मिल गया और सपोर्ट मिल गया अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से, तो इन्हें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देता। अगर ऐसा नहीं हुआ, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करा, तो इसका मतलब ये है कि उसको प्रॉपर एविडेंस या सबूत नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ची स्क्वायर टेस्ट, एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एंड अजम्पशन। ची स्क्वायर जो है स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जहाँ पे इन्हें डेटा को कैटेगरी में रखता लाइन बाय लाइन, ऐसा ऐसे हिसाब से, जहाँ पे इन्हें सही सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बताता, दो कैटेगरी रहो या वेरिएबल रहो या कोई सी भी चीज़ हो, सिंगल कैटेगरी रहो, यहाँ पे इन्हें इसके वेरिएबल्स और फ्रीक्वेंसी बताते रहता अपने। जैसा एप्लीकेशंस ऑफ ची स्क्वायर टेस्ट कहाँ का एप्लीकेशन होता हो, तो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, यहाँ पे इन्हें डिटरमाइन करता, बोलता क्या रिलेशन है दो से ज्यादा कैटेगरीज के बीच में। एग्जाम्पल के तौर पे जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं अपन, एसोसिएशन जैसा जेंडर हो गया या फिर प्रिफर्ड ब्रांड हो गया कॉफी का, तो यहाँ इन्हें डिफरेंस बताते रहता आपको। फिर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, तो इसमें क्या करता है, फ्रीक्वेंटली सिंगल कैटेगरीज वेरिएबल्स को भी एक्सपेक्टेड उनके फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मैच करने के लिए दिखाता। एग्जाम्पल के तौर पे टेस्ट कर रहे हैं अपन डिस्ट्रीब्यूशन M&M कलर्स का, जो कि बैग्स मैच कर रहे हैं मैन्युफैक्चर का सही है या नहीं है बोल के, सेम टेस्ट के अंदर एक ही बैग बना रहे हैं सेम कलर का, तो नेक्स्ट बैग भी सेम कलर का वही आ रहा है या डिफरेंस आ रहा है वो भी देख पाएंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक के अंदर ची स्क्वायर जो है टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट कैसा होता, x2 इजिकल्स टू ओपन ब्रैकेट ई फिर ओपन ब्रैकेट ओ माइनस ई ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पे x2 जो है सो ची स्क्वायर स्टैटिस्टिक बताता, ओ इजिकल्स टू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व करी वो बताता, ई हमेशा फ्रीक्वेंसी जो भी एक्सपेक्टेड रहेंगी वो बताता।
इसके अजम्पशंस क्या रहते चीज को टेस्ट के, इन्हें कैटेगरिकल डेटा को करता, मतलब डेटा जो भी रहता है इसको कैटेगरी में रखता, नॉमिनल हो या ऑर्डिनल हो। फिर इंडिपेंडेंस, इन्हें क्या करता है, ऑब्जर्व जो भी करता है वो इंडिपेंडेंट रखता है एक दूसरे से। फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के अंदर, एक्सपेक्टेड जो भी फ्रीक्वेंसी रहती है वो कम से कम 5 से नीचे रहना, तो कि 80% सेल रहता है उसके अंदर। और फिर सैंपल साइज इसका जो है सो हमेशा एडवोकेट रहता, मीन्स लिमिटेड सैंपल साइज रहता है इसका। Next answer, what is ANOVA? What are the assumptions and application? ANOVA एनालाइस ऑफ वेरिएंस, ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जहाँ पे अपन कंपेयर करते दो या दो से ज़्यादा ग्रुप को। ये जो है सो बहुत चीज़ों में सिग्निफिकेंटली यूज होता है डिफरेंट मीनिंग्स को निकालने या ग्रुप्स के बारे में, और उनके बीच में, ग्रुप के बीच में जो भी डिफरेंसेस है वो भी निकालने। अजम्पशन ऑफ इनोवा के अंदर इन्हें इंडिपेंडेंस, इन्हें ईच ग्रुप को इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व करता है दूसरों से। और नॉर्मलिटी के अंदर इन्हें जो भी डेटा इसको मिलता है ईच ग्रुप से, इन्हें नॉर्मली जो है सो डिस्ट्रीब्यूट करता है हर ग्रुप को। फिर होमोजेनिटिक ऑफ वेरिएंस, यहाँ पे वेरिएंस जो भी ग्रुप्स के रहते हैं वो इक्वल रहते हैं। और नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ इनोवा, एप्लीकेशंस ऑफ इनोवा में इन्हें कंपेयर करता बहुत मल्टीपल ग्रुप्स को। यहाँ पे इन्हें डिटरमाइन करता है जो भी डिफरेंसेस इसको मिल रहे, या तीन से ज़्यादा ग्रुप्स में है क्या वो डिफरेंसेस वो देखता। एग्जाम्पल के तौर पे एवरेज स्कोर जो भी इन्हें ले रहा वो डिफरेंट टीचिंग मेथड्स का है क्या नहीं। फिर नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, इन्हें जो भी एनालाइज कर रहा डेटा को उसको एक्सपेरिमेंट करता, मल्टीपल रेट बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर इन्हें देखता। एग्जांपल के तौर पे जैसे टेस्ट कर रहा है जो भी इफेक्ट आ रहा फर्टिलाइजर्स जो भी हम यूज़ कर रहे खेती के लिए, जो भी फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे एक खेत में एक है, एक खेत में एक है, तो क्या फ़र्क आ रहा है कौन सा यूज़ करे, तो वो एक हिसाब से देखता है इन्हें। नेक्स्ट है मार्केटिंग रिसर्च, इन्हें जो है सो कस्टमर्स के प्रेफरेंसेस क्या चाह रहा कस्टमर, उसका बिहेवियर क्या है, और कौन से सेगमेंट में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे क्या होना उसको। तो इससे क्या होता है आपको एक सही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने का और एवरेज मालूम हो जाता सेल्स का। फिर मेडिकल रिसर्च, इन्हें क्या करता है, यूज़ करता, कंपेयर करता है इफेक्टिव मेडिकल रिसर्च को डिफरेंट ट्रीटमेंट। यहाँ पे इन्हें कंपेयर करता कि कम से कम रिकवरी टाइम क्या होगा, और पेशेंट्स को कितने टाइम में क्या क्या डिफरेंट मेडिसिन देना वो भी इन्हें बताता। नेक्स्ट आंसर, डिस्क्राइब टेस्ट प्रोसीजर फॉर विल्सकॉन मैन व्हाइटनी यू टेस्ट विद एन एग्जाम। विल्सकॉन मैन विटनी यू टेस्ट एक जो है सो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जहाँ पे इन्हें डिटरमाइन करता है कि जो भी चीज़ हो रही बिटवीन दो हेयर और इंडिविजुअल, दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के बीच में जो भी डेटा आ रहा है उसको अज्यूम करना और टी टेस्ट को वायलेट करना है। और इसका प्रोसीजर क्या है, तो इस पहला है स्टेट द हाइपोथेसिस, इन्हें नल हाइपोथेसिस देखता है कि कहाँ डिफरेंस नहीं है दो भी ग्रुप्स पे। फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर इन्हें डिफरेंस कहाँ है दो ग्रुप में देखता। फिर फर्स्ट है कंबाइन एंड रैंक डेटा, इन्हें क्या करता है, कंबाइन करता है दो भी ग्रुप्स के डेटा को और सिंगल ऑर्डर लिस्ट के हिसाब से लगाता है उसको। फिर नेक्स्ट है असाइन करता है रैंक, ईच ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हो या कम वैल्यू के हिसाब से हो या फिर टाइस कहाँ दोनों इक्वल है, तो वो हिसाब से इन्हें एक एवरेज रैंक देता है उन लोगों को। फिर कैलकुलेट द सम ऑफ रैंक, इसके अंदर इन्हें जो भी है कैलकुलेट करके रफली एक सम ऑफ रैंक देता है ईच ग्रुप को, सेपरेटली देता है वो भी। फिर कैलकुलेट द यूज स्टैटिस्टिक, इन्हें क्या करता है, यूज स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट करता है नीचे दिए गए फॉर्मूलेस के हिसाब से, जहाँ पे N1 जो है सैंपल साइज वन ग्रुप का बताता है, N2 सैंपल साइज टू ग्रुप टू का बताता है, R1 सम ऑफ रैंक वन ग्रुप वन का बता रहा, R2 जो है सम ऑफ रैंक ग्रुप टू का बता। यहाँ पे जो है इन्हें डिटरमाइन द टेस्ट स्टैटिस्टिक के अंदर इन्हें यू जो भी सेलेक्टेड स्मॉलर नंबर रहेगा दो से यू स्टैटिस्टिक के अंदर वो एक आ जाएगा यू, ओपन ब्रैकेट यू इज इक्वल्स टू मीन, ओपन ब्रैकेट यू वन स्क्वायर यू टू स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट, एक फॉर्मूले के हिसाब से। फिर डिटरमाइन द क्रिटिकल वैल्यूज के अंदर यहाँ पे विल्सकॉन मैन व्हाइटनी यू जो है सो टेस्ट जो भी ले रहा, इन्हें क्या करता है, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर फाइंड करता ताकि क्रिटिकल यू वैल्यू बेस्ड का जो भी सैंपल साइज है N1 हो या N2 हो वो हिसाब से इन्हें सिग्निफिकेंट लेवल उसको देना बोल के। फिर लास्ट है मेक अ डिसीजन, मेक अ डिसीजन के अंदर इन्हें कैलकुलेट करता जो भी यूज स्टैटिक है वो लेस है या फिर इक्वल है क्रिटिकल वैल्यू के, फिर इन्हें रिजेक्ट कर देता अगर वैसा रहा तो नल हाइपोथेसिस। अदरवाइज इन्हें अगर वैसा नहीं रिजेक्ट कर रहा तो, अगर वो वैसा नहीं आया उसको तो नहीं रिजेक्ट करता नल हाइपोथेसिस। फिर इन्हें कंक्लूजन पे ड्रॉ आ जाता है, जो भी कॉन्टेक्ट जो भी इन्हें रिसर्च क्वेश्चन बनाया उसके हिसाब से इन्हें कंक्लूजन पे आता। नीचे गया हुआ एग्जाम्पल है जहाँ पे स्केल 1 to 10 के हिसाब से
तो डिफरेंट ऑनलाइन स्टोर के हिसाब से उन्हें बता रहा कि कंबाइन रैंक्स क्या है, सम ऑफ रैंक क्या है, फिर कैलकुलेट यूज स्टैटिस्टिक क्या है, टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है, क्रिटिकल वैल्यू क्या है, डिसीजन क्या है, कंक्लूजन क्या है। तो नीचे के एग्जांपल्स आप ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं।